सीआरपीसी का चैप्टर 27 और उसकी दो धाराएं 357 और 357A, दोनों धाराएं बड़ी इंपॉर्टेंट है। विक्टिम को कंपनसेशन मिलना चाहिए। विक्टिम कंपनसेशन थ्योरी क्या होती है, विक्टिमोलॉजी क्या है, अक्यूज को पनिशमेंट तो मिलता है परंतु उस अपराध में विक्टिम को क्या मिला, उसका पुनर्वास कैसे होगा, उसकी आर्थिक सहायता कैसे होगी, उसका मेडिकल एक्सपेंसेस कौन बियर करेगा, इन तमाम बातों के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, लीगल एस्पेक्ट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप चैनल के साथ बने रहेंगे। आपका प्यार इसी तरह इस चैनल को मिलता रहेगा और आप हमारे साथ जुड़े रहिए। लगातार वीडियो आपको मिलते रहेंगे। आपकी पढ़ाई में मुझे उम्मीद है कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा। हम लगातार अब से ये और डिसाइड किया है कि अगले कुछ दिनों तक हम लगातार पर डे आपके लिए वीडियो उपलब्ध कराएंगे ताकि आप लोगों की पढ़ाई का नुकसान ना हो और आप चिंता ना करें। सीआरपीसी के साथ साथ एविडेंस, सीपीसी, ये सारे कानून भी हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो टेक्निकल इश्यूज के कारण कुछ प्रॉब्लम्स हैं, आप लोगों के कई सारे सवाल आए हैं। मैं आप लोगों की भावनाओं की कद्र करती हूँ, मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन मेरी तरफ से भी आप लोग ये समझें कि आप लोगों की पढ़ाई की मुझे निश्चित रूप से चिंता होगी, क्योंकि एक जिम्मेदारी जो हम लेके चले हैं निश्चित रूप से अंत तक उसका निर्वहन होना चाहिए, तभी आपस का ट्रस्ट बना रहता है। तो चलिए हम इस वीडियो में बात करते हैं इस सीआरपीसी के चैप्टर 27 की। इसकी दो धाराओं की आज हम बात करेंगे। एक है 357 और दूसरा है 357A। 357 पर हमने कुछ बात की भी थी और ये जो 357A धारा है इसका वीडियो भी उस पुराने वीडियो के साथ ही लिंक होना था, परंतु किसी कारणवश ये नहीं हो पाया। तो अब ये इन दोनों को ज्वाइंट करके एक नया वीडियो क्रिएट किया गया है। तो इसमें विक्टिम कंपनसेशन के बारे में आज हम बात करेंगे। कानून में एक नई ब्रांच डेवलप हो रही है, विक्टिमोलॉजी। कई सालों से, कई वर्षों से ये मांग उठती रही है कि क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में एक अक्यूज्ड को पनिशमेंट मिलने से क्या विक्टिम के साथ न्याय हो जाता है, क्या उसके न्याय प्राप्त करने के अधिकारों की हम रक्षा कर पाते हैं। तो क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में एक अक्यूज्ड को उसके अपराध के लिए सजा देना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि विक्टिम का पुनर्वास करना, उसका रिहेबिलिटेशन करना, उसको मेडिकल एड मुहैया करवाना, उसकी साइकोलॉजिकल उसकी स्थिति को समझना, उसको थेरेपी दिलवाना, ये सारे काम भी इतने ही इम्पॉर्टेंट हैं। और इसीलिए 1973 में पहली बार इस धारा 357 को जोड़ा गया और इसमें इस विक्टिम कंपनसेशन की बात की गई। जो आधार है इस विक्टिम कंपनसेशन का वो है आर्टिकल 21। संविधान में आर्टिकल 21 ये कहती है किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वाधीनता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना वंचित नहीं किया जाएगा। फ्रेंड्स, इसमें 3 शब्द बड़े इंपॉर्टेंट हैं। पहला, किसी भी व्यक्ति, यानी ये जो पर्सन शब्द इस आर्टिकल में दिया हुआ है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आर्टिकल भारत में रहने वाले केवल भारत के निवासी, भारत के सिटीजन की बात नहीं करता, बल्कि इसमें एक विदेशी व्यक्ति भी शामिल है। अगर वो भारत में, भारत की भौगोलिक परिस्थिति में निवास कर रहा है तो पर्सन शब्द यहाँ यूज किया गया है कि हम यहाँ किसी भी रहने वाले किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स की, उसकी प्राण और दैहिक स्वाधीनता की रक्षा करेंगे। इंग्लिश में अगर हम इस आर्टिकल की बात करें तो नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी विदाउट प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो जो पर्सन शब्द है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा है लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसका माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत इसका लंबा निर्वचन किया है, इसका इंटरप्रिटेशन किया है कि लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से केवल शरीर
मात्र ही नहीं है, बल्कि इसका विस्तार, इसका एक्सपेंशन एक व्यक्ति की आत्मा तक है। और इसमें बहुत सारे तरह तरह के अधिकारों को शामिल किया गया, चाहे वो एक अक्यूज्ड के स्पीडी ट्रायल का अधिकार हो, या फिर किसी व्यक्ति को लिवलीहुड का अधिकार हो, या अन्य तरह की तमाम बातें। जब हम आर्टिकल 21 की चर्चा करेंगे तब इन सारे प्रश्नों पर विचार करेंगे, लेकिन यहाँ हम सिर्फ ये बात करना चाहते हैं कि इस आर्टिकल में 3 पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक पर्सन, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, और प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। आप जानते हैं कि मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में 1978 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस शब्द की व्याख्या की, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब कानून ही नहीं है, बल्कि कानून ऐसा होना चाहिए जो ड्यू हो, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से बना हो। यानी कानून का एग्जीक्यूशन मात्र ही ड्यू नहीं होना चाहिए, उचित तरीके से नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि जो कानून संसद बनाएगी वो भी जस्ट एंड रीजनेबल होना चाहिए, उचित होना चाहिए, और मानवाधिकार के पैमाने पर वो खरा उतरना चाहिए। तो ऐसे कानून से ये विक्टिम कंपनसेशन थ्योरी निकली है कि एक मामले में जहां अपराध हो जाता है वहां हम अक्यूज्ड को पनिशमेंट देकर ही संतुष्ट नहीं हो सकते, विक्टिम का पुनर्वास भी उतना ही जरूरी है। फिर आते हैं हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पर। आर्टिकल 38, 39 दोनों ये कहते हैं कि राज्य पब्लिक वेलफेयर में काम करेंगे। जो रिसोर्सेज हैं देश में उनका समान डिस्ट्रीब्यूशन होगा, समान वितरण होगा, जेंडर इक्वलिटी रहेगी, हम मैन एंड वुमेन में कोई भेदभाव, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। आर्टिकल 39A आप सब जानते हैं ये फ्री लीगल एड की बात करता है, लेकिन फ्री लीगल एड के साथ साथ ये न्याय प्राप्त करने के समान अवसर की भी बात करता है, यानी राइट टू जस्टिस। और विक्टिम को राइट टू जस्टिस है, उसको न्याय प्राप्त करने का हक है। अपराधी को सजा देने मात्र से ही उसको जस्टिस नहीं मिलेगा, उसका रिहेबिलिटेशन, उसकी साइकोलॉजी को दुरुस्त करना, उसको समाज की मुख्य धारा में वापस लाना, ये भी स्टेट की ड्यूटी है। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति को उसकी गरीबी के कारण, उसके संसाधनों के अभाव में न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता। और यही आर्टिकल 21 और ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के आर्टिकल हैं, यहीं से इस विक्टिम कंपनसेशन की अवधारणा निकली। और 1973 के बाद हमने लगातार देखा कि ये विक्टिमोलॉजी एक नई ब्रांच के रूप में स्थापित होती जा रही है, एस्टेब्लिश होती जा रही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने और वेरियस हाई कोर्ट्स ने इस मामले में कई लैंडमार्क डिसीजन दिए हैं जो विक्टिम कंपनसेशन थ्योरी को पुनर्जोर रूप से स्थापित करते हैं। 1973 की सीआरपीसी में इस सेक्शन 357 को लॉ कमीशन की सिफारिश पर जोड़ा गया। जो 1973 की सीआरपीसी का बिल था उसमें इस धारा के 2-3 मुख्य ऑब्जेक्ट और इसकी विशेषताएं बताई गई। पहली विशेषता ये थी कि इसमें विक्टिम्स को अपराध के फलस्वरूप कंपनसेशन मिलेगा, अपराध की इंजरी को, अपराध की क्षति को कम करने का राज्य प्रयास करेगा। दूसरा, इसकी जो सबसेक्शन 3 है जिसमें जुर्माना सेंटेंस का भाग नहीं होने पर भी कंपनसेशन देने की बात कही गई है। यानी अगर हम किसी व्यक्ति को सजा दे रहे हैं, इम्प्रिजनमेंट दे रहे हैं और उसके साथ जुर्माना या तो धारा में नहीं है या कोर्ट मुलजिम पर जुर्माना आरोपित नहीं कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में मुलजिम को कंपनसेशन देने के लिए ऑर्डर दिया जाएगा। कोर्ट आदेश कर सकेगा कि वह मुलजिम को ये आदेश दे कि वो विक्टिम को कंपनसेशन अदा करे।
तो पहला पॉइंट इसकी जो सबसेक्शन 1 है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें ये कहा गया है कि जहां जुर्माना जो है वो सेंटेंस का भाग है और कोर्ट जुर्माना आरोपित करती है, तो उस फाइन में से, उस जुर्माने में से विक्टिम को कंपनसेशन दिलाया जाएगा। और सबसेक्शन 3 के मुताबिक ये कहा गया कि कोर्ट अगर फाइन मुलजिम पर आरोपित नहीं करती है या सेंटेंस का भाग फाइन नहीं है, तो ऐसी स्थिति में भी विक्टिम कंपनसेशन दिलाया जा सकेगा और कोर्टें मुलजिम पर ये आदेश जारी कर सकती हैं, मुलजिम को ये ऑर्डर दे सकती हैं। तीसरा सबसेक्शन 4, जिसमें ये कहा गया कि रिवीजन कोर्ट और अपीलेट कोर्ट को भी ये पावर होगी कि वो विक्टिम को कंपनसेशन दिला सकते हैं। तो इस तरह इस धारा 357 यानी 357 की ये 3 महत्वपूर्ण बातें होंगी। इसके बाद 2018 में पुनः एक अमेंडमेंट आया और एक नई धारा 357A जोड़ी गई। ये जो अमेंडमेंट एक्ट था, इसने इस सेक्शन 357 में तो कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन समय की जरूरत ऐसी महसूस होने लगी कि एक नई धारा इसमें जोड़ी गई। और इस धारा को क्यों जोड़ा गया, इसके लिए इसके पीछे की थोड़ी सी बैकग्राउंड हिस्ट्री को हमारे लिए जानना जरूरी है कि जैसे जो 357A है, 357 धारा है, तो जहां कोई मुकदमा मेरिट पर डिसाइड होता है, मुलजिम ज्ञात होता है, वहां तो वो धारा काम करती है, क्योंकि फाइन मुलजिम पर आरोपित कर दिया जाता है और उसको ये आदेश दिया जाता है कि वो कंपनसेशन अदा करे। लेकिन ऐसे मामले में क्या होगा, ऐसी परिस्थितियों में क्या होगा जहां मुलजिम पकड़े ही नहीं गए या उन मुलजिमों का पता ही नहीं चला कि वे कौन थे और किन परिस्थितियों में उन्होंने अपराध किया, परंतु ये पता है कि इस विक्टिम के साथ अपराध हुआ है। तो ऐसी परिस्थिति में विक्टिम को कंपनसेशन कौन देगा? तो ये समय की जरूरत थी और इसलिए इस धारा को जोड़ा गया। जैसे हम बात करें कि हाईवे पर कोई लूट हुई और लूट कर अक्यूज्ड भाग गए। अब परिवादी के साथ परिवादी रिपोर्ट दर्ज करवाता है, वो ये कहता है कि उसके साथ लूट हुई है, उसको चोट भी पहुंचाई गई है, लेकिन वो परिवादी की शक्ल, वो मुलजिम की शक्ल नहीं देख पाए। तो अब जब परिवादी ना तो मुलजिमान की आइडेंटिफिकेशन कर पाने में सक्षम है और अगर उसने शक्ल देख भी ली तो वो उनको पहचान नहीं पा रहा है या मुलजिम टाइमली पकड़े नहीं गए हैं, तो ऐसी स्थिति में उस परिवादी बेचारे का क्या कसूर है, उसको कंपनसेशन क्यों नहीं मिलना चाहिए? तो इन्वेस्टिगेशन में अगर एफआईआर लग जाती है अज्ञात में या और कोई परिस्थिति है, तो इन सब कारणों के आधार पर जो है उसको कंपनसेशन की बात कही गई है कि ऐसे मामलों में भी विक्टिम को कंपनसेशन मिलना चाहिए। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसने भी अपनी 152 यानी 152वीं एंड 154वीं रिपोर्ट जो उसने 1994 में एंड 1996 में दी, उसमें भी इस तरह की बात की थी कि ऐसे विक्टिमों को भी विक्टिम कंपनसेशन मिलना चाहिए और ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो उनको कंपनसेशन दे। तो ये जो सेक्शन 357A जोड़ा गया, इसमें राज्य की ये जिम्मेदारी मानी गई कि उसको विक्टिम्स को कंपनसेशन देना चाहिए। और फिर इस धारा में ये देखिए कि ये जो धारा है ये 31/12/2009 से प्रभावी हुई है, क्योंकि ये क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 2008 31/12/2009 से इफेक्टिव हुआ है। और इस धारा की दो बड़ी खास बात है कि इसमें विक्टिम कंपनसेशन स्कीम बनाने के लिए राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि राज्य इस तरह की विक्टिम कंपनसेशन स्कीम बनाएंगे और एक विक्टिम कंपनसेशन फंड की स्थापना करेंगे। जैसे निर्भया फंड बनाया है, दिल्ली में रेप कांड हुआ तो उसके बाद ये निर्भया फंड बना, तो इसी तरह राजस्थान में भी ये विक्टिम कंपनसेशन स्कीम 2011 बनाई गई है और इसके तहत ये जो रेप पीड़ित हैं या किसी भी तरह का एसिड अटैक वाले व्यक्ति हैं, इन सब को विक्टिम कंपनसेशन दिलाया जाता है। अब हम सेक्शन 357 की बात करते हैं। 357 में 5 सब सेक्शन दिए गए हैं और पहला सब सेक्शन ये कहता है कि अगर
जब कोई न्यायालय जुर्माने का दंडादेश देता है, यानी जुर्माना का वो पनिशमेंट देता है, ओनली फाइन का पनिशमेंट, ठीक है, या कोई ऐसा दंडादेश है यानी ऐसा पनिशमेंट है जिसके अंतर्गत मृत्यु दंडादेश भी है, देता है, जिसका भाग जुर्माना भी है। मान लीजिए कोर्ट ने डेथ पेनल्टी दी और उसके साथ फाइन का भी ये दंड दिया, या उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया या 10 साल के इम्प्रिजनमेंट दिया और साथ में फाइन का भी पनिशमेंट दिया। तो ये ऐसे पनिशमेंट की बात करता है कि या तो वो अकेला फाइन दे देता है, जैसे सेक्शन 338 है, 338 के एक्सीडेंट वाले मामले होते हैं, तो उनमें जब मुलजिम लोक अदालत की भावना से जुर्म स्वीकार कर लेते हैं, प्लीड गिल्टी कर लेते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में कोर्ट उनको केवल फाइन देके भी छोड़ देता है। तो ऐसा अगर कोई मामला है या इम्प्रिजनमेंट के साथ हम उसको फाइन का पनिशमेंट दे रहे हैं, तो दोनों ही परिस्थितियों में ये लागू होगा। तब निर्णय देते समय वह न्यायालय ये आदेश दे सकता है कि वसूल किए गए सब जुर्माने या उसके किसी भाग का उपयोजन। अब कोर्ट ने फाइन दिया है तो वो फाइन के अंदर से कंपनसेशन दिलाएगा। अब किस किस को कंपनसेशन दिलाएगा, इस सब सेक्शन के 4 पार्ट बताए गए हैं। पहला कि वो प्रोसिक्यूशन कॉस्ट दिलवा सकता है, क्योंकि सरकारी का जो डिपार्टमेंट है, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट, वो ही इस मामले में मुलजिम को प्रोसिक्यूट करने की सारी कार्रवाई करता है, तो उसका भी अपना खर्चा लगता है। गवर्नमेंट को बहुत सारा पे करना पड़ता है। जो प्रोसिक्यूटर होते हैं उनकी फीस से, उनकी तनख्वाहें हैं, कागज पत्र के खर्चे हैं, तो उनका पूरा डिपार्टमेंट चलता है, तो डिपार्टमेंट के खर्चे तो होते ही हैं। तो इसलिए प्रोसिक्यूशन कॉस्ट इसमें से दिला सकता है कोर्ट। दूसरा, विक्टिम को कंपनसेशन। अब इसमें जो बी और सी पार्ट है वो दोनों विक्टिम के कंपनसेशन को डील करते हैं। पहला तो इसमें जो बी पार्ट है वो ये कहता है कि जिन मामलों में सिविल कोर्ट में वो जाकर वसूल कर सकता है अपना जो कंपनसेशन है, तो उन सारे मामलों में वो फाइन में से कंपनसेशन दे सकता है, और उन मामलों में भी कंपनसेशन दे सकता है जिसमें फेटल एक्सीडेंट एक्ट 1855 के तहत ऐसा पीड़ित कार्रवाई कर सकता है। किसी व्यक्ति को अपराध द्वारा हुई किसी हानि या क्षति का प्रतिकर देने में किया जाए, यदि न्यायालय की राय में ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रतिकर सिविल न्यायालय में वसूल किया जा सकता है। यदि वो सिविल कोर्ट में जाकर ऐसा कंपनसेशन वसूल कर सकता है, रिकवरेबल बाय सच पर्सन इन सिविल कोर्ट, या फिर किसी व्यक्ति को मार दिया जाए, उसकी मृत्यु कारित की जाए, या ऐसे अपराध के लिए किए जाने का दुष्प्रेरण, ऐसे अपराध का अबेटमेंट किया जाता है, तो और उनमें ये फेटल एक्सीडेंट एक्ट के तहत जाकर वो कंपनसेशन ले लेते हैं, तो उन मामलों में कोर्ट जुर्माने में से कंपनसेशन दिलाती है। और तीसरा जो है इसमें डी पार्ट है बोनाफाइड परचेजर का। यानी कई बार क्या होता है कि जैसे थेफ्ट के मामले हैं, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन के मामले हैं, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या चिटिंग के मामले हैं, या चुराई हुई संपत्ति की दशा में जब वो जानता हो, यानी उसको नॉलेज हो, उसको ये विश्वास करने का कारण हो, यानी रीजन टू बिलीव हो कि ये जो चुराई हुई संपत्ति है ये बेईमानी से प्राप्त करने या रखने के लिए या उसके व्ययन में स्वेच्छया सहायता करने के लिए दोषित किया जाए। यानी किसी व्यक्ति को स्टोलन प्रॉपर्टी मेलाफाइड रूप से खरीदने, डिसऑनेस्टली इंटेंशन से खरीदने, या उसको अपने रिटेन कब्जे में रिटेन रखने, इन सब के लिए अगर किसी व्यक्ति को हम कन्विक्ट करते हैं, उसको सजा देते हैं, तो इसमें कई बार एक बोनाफाइड परचेजर भी बीच में आता है। कैसे कि एक तो विक्टिम होता है जिसके यहाँ से मान लो चोरी हो गई कोई वस्तु, दूसरा मुलजिम जिसने उसके यहाँ से चोरी की है, और तीसरा बोनाफाइड परचेजर जिसने उसको खरीद लिया है संपत्ति को। तो अगर वो व्यक्ति मेलाफाइड है, अगर उसने डिसऑनेस्टली इंटेंशन से उस संपत्ति को खरीदा है, तब तो वो 411 में 411 में वो दोषी हो जाएगा, वो भी उसके साथ साथ ट्रायल भुगतेगा, ठीक है। लेकिन अगर परचेजर बोनाफाइड है तो पुलिस क्या करती है कि मुलजिम की निशानदेही से, मुलजिम के कहने पर, बताए अनुसार वो उस बोनाफाइड परचेजर से संपत्ति की वसूली कर लाती है, उसको सीज कर लेती है। तो इस मामले में नुकसान में कौन रहा? मुलजिम ने तो अपराध किया, लेकिन बोनाफाइड परचेजर ने पैसे भी दिए उस संपत्ति को खरीदने में, तो पैसे भी चले गए और उसकी संपत्ति भी चलेगी, तो उसको तो बेचारे को कुछ नहीं मिला। और विक्टिम तो उस संपत्ति को कोर्ट से प्राप्त कर सकता है, ठीक है। मान लो विक्टिम के गहने चुरा लिए, तो वो जो गहने पुलिस ने जब्त किए हैं
वो उस बोनाफाइड परचेजर से पुलिस जब्त कर लाती है और फिर वो जब्त शुदा सीज जो गहने हैं तो वो विक्टिम कोर्ट से सुपुर्दगी पर ले लेता है, यानी रिलीज करवा लेता है। तो इस मामले में अल्टीमेट नुकसान बोनाफाइड परचेजर को होता है। तो फिर कोर्ट फाइन में से उस बोनाफाइड परचेजर को नुकसान की भरपाई करने के लिए पैसा दे सकती है। तो इस तरह 4 पॉइंट है यहाँ पर। पहला, प्रोसिक्यूशन कॉस्ट को पैसा दे सकता है। दूसरा, विक्टिम को कंपनसेशन, और वो उन मामलों में जहां फेटल एक्सीडेंट एक्ट लागू हो और फेटल एक्सीडेंट में मुलजिम ये विक्टिम जाकर और अपना कंपनसेशन वसूल कर सकता है। जैसे ये फेटल एक्सीडेंट वाले मामले MSCT कोर्ट में जाते हैं, वहां वो पैसा वसूल कर सकते हैं। ठीक है। और कई बार ये भी देखा गया है, कई जगह जहां MSCT कोर्ट नहीं है तो ADG कोर्ट में भी ये फेटल एक्सीडेंट वाले मामले चलते हैं, और सिविल कोर्ट में भी। तो ये जो मामले हैं ये 4 और बोनाफाइड परचेजर, इनको रिलीफ देने की यहाँ कोशिश की गई है। यहाँ हम थोड़ी सी बात, यहाँ बार बार सिविल कोर्ट का नाम क्यों आ रहा है? देखिए, 1973 से पहले जो जिस व्यक्ति के साथ अपराध हो जाता था वहां वो केवल सिविल कोर्ट में कंपनसेशन वसूल कर सकता था। इस धारा के माध्यम से 1973 के बाद जो महत्वपूर्ण बदलाव है, जो बारीक चीज आपको इसमें से पकड़नी है, वो ये है कि 1973 की CRPC से पहली बार क्रिमिनल कोर्ट को ये पावर दी गई कि वो विक्टिम को कंपनसेशन दिला सकती है। तो अब 1973 से पहले केवल सिविल कोर्ट कंपनसेशन दिला सकती थी, और अब क्रिमिनल कोर्ट और सिविल कोर्ट दोनों को पावर है। यानी अगर किसी व्यक्ति के साथ अपराध हो जाता है तो वो सिविल कोर्ट में भी जाकर और कंपनसेशन मांग सकता है। लेकिन हमारे यहाँ भारत में लोगों को इस बारे में ज्यादा पता नहीं है, इसलिए कोई जाता नहीं है। क्योंकि कारण क्या है कि कई बार बहुत सारे क्रिमिनल एक्ट जो है वो टोर्टियस लाइबिलिटी में भी आते हैं, जैसे नेग्लिजेंस है, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के मामले हैं, डिफेमेशन वाले मामले हैं। तो ये क्राइम भी है, साथ में टोर्टियस लाइबिलिटी भी है। तो हम वहां सिविल कोर्ट में जाकर कंपनसेशन मांग सकते हैं। लेकिन अब क्रिमिनल कोर्ट को भी ये पावर दे दी गई है, क्योंकि ये बात ज्यादा प्रैक्टिस में आई नहीं। किसी व्यक्ति के साथ अपराध हो जाता है तो इसके बाद वो तो बेचारा कोर्ट में गवाही देने ही नहीं जाना चाहता, वो तो उसी से इतना डर जाता है। तो सिविल कोर्ट में कंपनसेशन मांगने का तो हमारे यहाँ रिवाज ही नहीं है। तो फिर इसलिए ये पावर क्रिमिनल कोर्ट को दी गई। तो ये धारा की बहुत बेसिक पॉइंट है, और यहाँ इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि क्रिमिनल कोर्ट को ये कंपनसेशन दिलाने की पावर सबसे पहले कब मिली? तो ये 1973 की CRPC से ये पावर दी गई है। तो ये बात आपको यहाँ ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है। अब सवाल ये है कि इसकी जो सब सेक्शन 2 है वो ये कहती है कि ये एक्चुअल पेमेंट हम विक्टिम को कब करेंगे इस कंपनसेशन का। तो धारा ये कहती है कि जब ट्रायल कोर्ट का जजमेंट हो जाता है, इसमें सब सेक्शन 2 ये बात हमको बताता है कि ट्रायल कोर्ट से मान लीजिए जजमेंट हो गया, इसके बाद उसकी अपील की लिमिट एक्सपायर्स हो जाती है। यानी अपील की लिमिट मान लीजिए 1 महीना है, तो 1 महीना बीत गया है, तब उसके बाद उसको हम विक्टिम कंपनसेशन की राशि जो हमने जजमेंट में दी है वो एक्चुअल रूप से उसका पेमेंट हम करेंगे। और अगर इस मामले की अपील हो गई तो जब तक अपीलेट कोर्ट का डिसीजन नहीं हो जाता तब तक वो राशि उसको नहीं दी जाएगी। यानी अपील कोर्ट के डिसीजन के बाद ही हम एक्चुअल रूप से विक्टिम को वो राशि दिलाएंगे इस धारा के मुताबिक। ठीक है। अब इसमें कौन कौन दे सकता है कंपनसेशन, कौन कौन दे सकता है? तो इसके लिए इन्होंने ये जो सब सेक्शन 4 है इसके हिसाब से ट्रायल कोर्ट कंपनसेशन दे सकता है, अपील कोर्ट दे सकती है, रिवीजन कोर्ट भी दे सकती है। तो इसी तरह सेशन कोर्ट को भी इसमें अपनी अपीलिएट पावर में, और हाई कोर्ट को भी अपनी अपीलेट और रिविजनल ज्यूरिडिक्शन के तहत इसको कंपनसेशन दिलाने की पावर है। अब इसका जो सब सेक्शन 3 है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसकी भी हम बात करेंगे। इससे पहले हम 5 नंबर सब सेक्शन की बात कर लेते हैं, जो ये कहता है कि उसी मामले से संबंधित किसी पश्चातवर्ती सिविल वाद में प्रतिकर अधिनिर्णित करते समय न्यायालय ऐसी किसी राशि को जो इस धारा के अधीन प्रतिकर के रूप में दी गई है या वसूल की गई है हिसाब में लेगा।
यानी यहाँ एडजस्टमेंट की बात ये सबसेक्शन कर रही है। मान लीजिए किसी क्रिमिनल कोर्ट ने किसी व्यक्ति को 50,000 रुपए कंपनसेशन दिलाया। अब वो व्यक्ति इस 50,000 से संतुष्ट नहीं है, वो विक्टिम, वो सिविल कोर्ट में मुकदमा कर देता है कि उसके साथ ये अपराध हुआ है और उसको कंपनसेशन दिलाया जाए। अब सिविल कोर्ट उसको मान लीजिए कंपनसेशन 1 लाख रुपए दिलाती है, तो जो क्रिमिनल कोर्ट ने उसको 50,000 रुपए दिलवाए हैं वो राशि सिविल कोर्ट एडजस्ट कर लेगा। यानी 1 लाख में से 50,000 तो क्रिमिनल कोर्ट ने दिला दिए तो वो माइनस हो जाएंगे, और अब सिविल कोर्ट की जो डिग्री है वो 50,000 की ही बनेगी। ठीक है, तो यहाँ ये धारा जो है वो इसमें सब्सिक्वेंट सिविल प्रोसीडिंग में कंपनसेशन के एडजस्टमेंट की बात कर रही है। एट द टाइम ऑफ अवार्डिंग कंपनसेशन इन एनी सब्सिक्वेंट सिविल सूट। ठीक है, यानी क्रिमिनल कार्रवाई पहले हो गई है और बाद में वो सब्सिक्वेंट सिविल सूट करता है, सिविल सूट बाद में करता है, रिलेटिंग टू द सेम मैटर, मैटर दोनों सेम होने चाहिए तभी ये धारा लागू होगी। द कोर्ट शैल टेक इनटू अकाउंट एनी सम पेड और रिकवर्ड एज कंपनसेशन अंडर दिस सेक्शन। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं सबसेक्शन 3 पर। सबसेक्शन 3 हमारा ये कहता है कि जब न्यायालय ऐसा दंड अधिरोपित करता है जिसका भाग जुर्माना नहीं है, यानी कोर्ट ऐसी सजा दे रहा है जिसका भाग जुर्माना नहीं है। इसका मैं एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे जो 138 के मामले हैं, अब 138 के मामले में 1 करोड़ राशि का चेक है तो भी उसकी ट्रायल मजिस्ट्रेट कर सकता है। ठीक है, अब मजिस्ट्रेट मुलजिम को कन्विक्ट करना चाहता है तो सजा तो उसने दे दी, अब इसका क्या होगा? जो 1 करोड़ की राशि है इसका क्या होगा? तो मजिस्ट्रेट की जो फाइन की पावर है वो तो लिमिटेड है। तो ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट फाइन नहीं करता और वो क्या करता है कि मुलजिम को इस सेक्शन 357 के सब सेक्शन 3 में कंपनसेशन दिलाता है, और कंपनसेशन की मजिस्ट्रेट की पावर इस धारा के तहत अनलिमिटेड। तो अगर वो जैसे 1 करोड़ का डबल तक दिला सकता है तो 1 करोड़ का वो 2 करोड़ फाइन दिलवा सकता है, तो मजिस्ट्रेट भी 2 करोड़ फाइन कर सकता है। ये धारा कहती है कि जहां, लेकिन वहां फाइन जो है वो पनिशमेंट का पार्ट नहीं होना चाहिए। वो तभी नहीं होगा कि मजिस्ट्रेट वहां फाइन नहीं कर रहा है बल्कि डायरेक्ट ही कंपनसेशन का ऑर्डर मुलजिम को दे रहा है। इसी तरह 304B आईपीसी के मामले आप देखना, 304B आईपीसी को आप देखेंगे तो वहां केवल और केवल इम्प्रिजनमेंट का प्रोविजन है, फाइन का प्रोविजन वहां नहीं है। तो फाइन का वहां प्रोविजन नहीं है तो कोर्ट फाइन दे भी नहीं सकता। तो जब दे नहीं सकता तो फिर विक्टिम या उसके परिवारजन को कंपनसेशन कैसे दिलवाएगा? तो उसका एक ही आधार है, ये 357 का 3। और ऐसे बहुत सारे मैटर्स में कोर्ट ने, बल्कि अधिकांश मैटर में कोर्ट ऐसे मामलों में इस 357(3) के अनुसार वो दिलवाती है कंपनसेशन। तो ये तो बात हुई हमारी इस सेक्शन 357 की। और अब हम देखते हैं कि इसमें एक केस और है, राम नारायण वर्सेस स्टेट का। ये डीबी का केस है, माननीय राजस्थान हाई कोर्ट का 2015 का केस है, वुमेन एट्रोसिटी से संबंधित था, यानी 304B का इसमें जजमेंट हुआ था। इसमें ये कहा गया कि 357(3) में जजमेंट यदि जुर्माने का नहीं है, जुर्माना इसमें ना भी दिलवाया जा सकता है तो भी इसमें कंपनसेशन दिलवाया जा सकता है। यानी 357(3) में जजमेंट के साथ अगर फाइन नहीं किया गया है तो विक्टिम को कंपनसेशन कोर्ट दिलवा सकता है। तो ऐसी बात इस राम नारायण वर्सेस स्टेट के केस में कही गई है। अब सेक्शन 357A की बात करते हैं। इस सेक्शन 357A में 2-3 बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली तो ये कि इसमें कोर्ट कंपनसेशन दिलाता नहीं है बल्कि सिफारिश करता है
कि इस विक्टिम को कंपनसेशन दिया जाए। और एक्चुअल में कंपनसेशन कौन देता है? गवर्नमेंट देती है। और गवर्नमेंट के प्रतिनिधि के तौर पर रालसा और डालसा, यानी ये राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो मैंने आर लगा दिया है, अदरवाइज स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी इसमें ये पैसा दिलवाती है। ठीक है, इसमें कंपनसेशन फंड की एक योजना तैयार करने की बात कही गई है कि इसमें एक इस तरह की योजना तैयार की जाए, जैसे रेप मैटर्स में निर्भया फंड बनाया गया है, उसमें से रेप पीड़ित बच्चियों को पैसा दिया जाता है। तो ऐसे ही कंपनसेशन फंड बनाने की बात इसमें कही गई है। और उस कंपनसेशन फंड में से विक्टिम्स जो होते हैं, चाहे वो किसी मारपीट का विक्टिम हो या किसी का मर्डर हो जाए तो उसके जो आश्रित लोग हैं, उसके जो डिपेंडेंट हैं, उनको कंपनसेशन दिलाना हो, या कोई रेप विक्टिम हो तो, या जो मॉब लिंचिंग वाले मामले हैं तो उसका विक्टिम हो, कोई सा भी विक्टिम हो सकता है, इस कंपनसेशन फंड में से उसको पैसा दिया जाएगा। तो इस कंपनसेशन फंड बनाने की बात इस एक तो सेक्शन 357A में कही गई है। दूसरा, इसकी क्वांटिटी कौन तय करेगा? क्वांटिटी इसका ये DLSA डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी और राजस्थान लीगल सर्विस अथॉरिटी, स्टेट के संदर्भ में समझिए इसको, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, ये किसी भी स्टेट की सर्विस अथॉरिटी हो सकती है। तो ये इसकी क्वांटिटी को तय करेंगी कि कितना इसका क्वांटम जो है वो इसको कितनी राशि रिलीज की जानी चाहिए। और जैसे ट्रायल किसी मामले में कंप्लीट हो जाती है तो कंपनसेशन पर्याप्त नहीं है, या फिर मुलजिम डिस्चार्ज हो गया है या एक्विटल हो गया है, तो ऐसे मामलों में भी कंपनसेशन दिया जा सकता है। जहां अपराधी अज्ञात है, किसी मामले में FR लग गई है, मुलजिम आइडेंटिफाई नहीं है, लेकिन इस अथॉरिटी को लगता है या कोर्ट्स को लगता है या पुलिस को लगता है कि विक्टिम तो आइडेंटिफाई है एटलीस्ट, तो ऐसी परिस्थिति में विक्टिम को कंपनसेशन इस धारा के तहत दिलाया जा सकता है। टाइम लिमिट कितनी होगी? 2 मंथ्स होगी। 2 मंथ्स में इसको जांच करके और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी इसमें जांच करेगा। और इसकी अपील भी होती है। अगर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी ने मामले को खारिज कर दिया है कि इसको कंपनसेशन नहीं दिलाया जाए, तो फिर वो उसकी अपील जो है इस स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी में की जा सकती है। इंटरिम कंपनसेशन दिलाया जा सकता है, SHO या उसके ऊपर का अधिकारी है या मजिस्ट्रेट है, इस मामले में सर्टिफिकेट जारी कर सकता है इंटरिम लेवल पर कि इसको दिलाया जाना चाहिए तो दिला सकता है। जैसे कि स्टेज है, यानी जुडिशियल कस्टडी के लिए पुलिस मजिस्ट्रेट के समक्ष लाती है फर्स्ट रिमांड पर, वो वहाँ लगता है कि उसको दिलाया जाना चाहिए, विक्टिम वास्तव में बहुत पीड़ित रहा है। इसी तरह पुलिस कस्टडी के लेवल पर भी दिलाया जा सकता है। अगर मजिस्ट्रेट के पास पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए लाया गया है मुलजिम और वहां लगता है कि इसको दिलाया जाना चाहिए, इस बच्चे के साथ अपराध हुआ है। जैसे एक मामले में एक रेप विक्टिम थी, एक 7 साल की लड़की करीब, तो उसमें PC के लिए जब मुलजिम आए कोर्ट में, थानेदार ने उनको पेश किया, तो कोर्ट को उसी वक्त लगा कि इस बच्ची के साथ रेप हुआ है और उसकी जो मेडिकल रिपोर्ट थी वो बहुत इस मामले में खतरनाक थी। बहुत उस बच्ची के साथ ग्रीवियस नेचर का ऑफेंस हुआ था। वो 6 महीने से करीब भर्ती थी, वहाँ हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा था। तो PC के लेवल पर ही कोर्ट ने उसको आदेश दिया, उसकी सिफारिश कर दी कि इसको इंटरिम मेंटेनेंस दिलाया जाए। तो इस तरह इस धारा में ये कई सारे पॉइंट्स हैं, इसकी खास बातें हैं कि इसमें कंपनसेशन उसको दिलाए जाने की बात कही गई है। अभी हम इसमें 2-3 केसेस की भी बात करेंगे, लेकिन पहले उन केसेस की चर्चा करने से पहले मैं आपको ये जो सेक्शन 357B है और 357C है, इनकी भी बात को समझाते चलती हूँ कि ये जो सेक्शन 357B है, ये कहता है कि जो सेक्शन 326A है, 326A एंड ये एसिड अटैक वाले मामले हैं, एंड 376D यानी ये रेप वाले मामले हैं, ये जो 2 धाराएं हैं, इनमें कोर्ट फाइन के साथ साथ गवर्नमेंट जो कंपनसेशन दिलाती है वो एडिशनल अमाउंट के रूप में होगा। यानी कहने का मतलब है कि जैसे 357 में कोर्ट फाइन करती है अक्यूज्ड पर और उसमें से
और मुलजिम को कंपनसेशन देने का आदेश देती है कि इस विक्टिम को कंपनसेशन इस फाइन में से दिलाया जाए। तो एक तरफ ये फाइन हो गया, और ये जो 357A है इसमें गवर्नमेंट पैसा दे रही है कंपनसेशन का। तो ये जो दो धाराएं हैं इनके पीड़ितों के लिए कहा गया है कि इसमें फाइन में से भी कंपनसेशन दिलाया जा सकता है और गवर्नमेंट भी इसमें कंपनसेशन दिला सकती है। तो ये गवर्नमेंट जो इसमें कंपनसेशन दिलाएगी वो एक तरह से एडिशनल अमाउंट होगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि दोनों धाराओं में ये एसिड अटैक वाले जो विक्टिम है, एसिड अटैक वाले और रेप वाले, और खास तौर से डी 376D और 326A इन्होंने स्पेसिफिक धाराएं दी है। इसमें दोनों तरह का कंपनसेशन वो विक्टिम ले सकता है, क्योंकि इनकी ग्रेविटी ज्यादा है, इसलिए ये बात इसमें कही गई है। अब आती है सेक्शन 357C। इसमें मेडिकल हेल्प की बात की गई है कि इस तरह का कोई विक्टिम है तो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल में उनका मुफ्त इलाज किया जाएगा, और सभी लोग या प्राइवेट अस्पताल, चाहे वे केंद्रीय सरकार हो या वे राज्य सरकार के अधीन आते हों या स्थानीय निकाय जो लोकल बॉडीज हैं जैसे नगर पालिका है, म्यूनिसिपैलिटी काउंसिल है, इन सब के अंडर में अगर कोई हॉस्पिटल चल रहा है या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा हो, या कोई ट्रस्ट चला सकता है या कोई भी चला सकता है, तो ये जो एसिड अटैक वाले मामले हैं या रेप विक्टिम्स हैं जिसमें 376 यानी 376 और 376A B C D E ये पांचों धाराएं इसमें शामिल है। तो इनको ऐसे विक्टिमों को तुरंत और निशुल्क प्राथमिक या चिकित्सीय उपचार उपलब्ध कराएंगे और ऐसी घटना की पुलिस को तुरंत सूचना देंगे। यानी उन पर ये ड्यूटी भी कास्ट की गई है कि वो पुलिस को भी तुरंत सूचना देंगे। ऐसा नहीं है कि वो चुपचाप उसको ट्रीटमेंट दे देंगे और फिर छुट्टी दे देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। अगर किसी डॉक्टर के पास, अगर किसी हॉस्पिटल के पास ऐसे विक्टिम आते हैं तो एक तो वो फ्री उनका इलाज करेंगे और दूसरा फिर पुलिस को भी इसकी तुरंत सूचना देंगे। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर वो नहीं करते हैं तो फिर आईपीसी की धारा 166B में मुकदमा चलाया जा सकता है। ऐसे जो लोग हैं जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल के रूप में कार्य कर रहे हैं, चाहे वो किसी प्राइवेट व्यक्ति का हो, किसी ट्रस्ट का हो, तो वो मुकदमे का भागी होगा सेक्शन 166B के तहत। तो ये हमारा इस सेक्शन 357B और C का फ्रेमवर्क है। अब इसमें 3 महत्वपूर्ण जजमेंट हमारे पास हैं। लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का ये बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का 2015 में आया था। ये एसिड अटैक की पीड़ित थी लक्ष्मी, और इसमें एसिड अटैक में पीड़ितों को कंपनसेशन दिया जाए, साथ में एसिड की जो बिक्री है वो रेगुलेट की जाए, ये इस जजमेंट में पारित हुआ था। अंकुश शिवाजी गायकवाड़ वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र और सुरेश वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, ये सुरेश वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का जो केस है ये 2014 में आया था, और अंकुश शिवाजी गायकवाड़ का केस भी बहुत फेमस केस है इस कंपनसेशन के बिंदु पर, और आपको ये गूगल पर उपलब्ध होगा। अगर आप इसके नाम से भी टाइप करेंगे तो भी ये आपको मिल जाएगा गूगल पर। तो ये तीनों केस, ये जब सेक्शन 357 और 357A की अगर हम बात करते हैं तो ये तीनों केस इसमें लिखने चाहिए, इससे आपका आंसर बहुत बढ़िया हो जाएगा। और ये इसमें इंपॉर्टेंट केसेस हैं। सुरेश वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा के केस में कहा गया कि इसमें इंटरिम कंपनसेशन भी ये रालसा और डालसा दिला सकती हैं। तो तीनों ही केस बड़े इंपॉर्टेंट केस हैं, और इस पर अगले वीडियो में थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो बनाकर इन तीनों केसेस की मैं आपके साथ चर्चा करूंगी। आज के वीडियो में हम केवल इतना ही पढ़ेंगे, लेकिन आपके आंसर के साथ ये तीनों केस बहुत आने चाहिए, क्योंकि ये तीनों केस निश्चित रूप से हर व्यक्ति को पता है, इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं और लैंडमार्क जजमेंट हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करते रहिए। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से कुछ दिक्कतें आप लोगों को हुई है, इसके लिए मैं प्रयास करूंगी
कि आपको जल्दी ही अलग अलग सब्जेक्ट्स पर और जल्दी वीडियो बनाकर मैं आपको अपलोड कर सकूँ। थैंक यू।